हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल, एट द सेम टाइम अ वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर मैट्रिक्स के एक ही बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का खात्मा कर देंगे हम इस लेक्चर में विद इन 90 मिनट्स। आपको चाहे आपके वो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, लेकिन अब आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखना, और ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है तो भैया आप अपनी स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हो ताकि टाइम बचा लो। और एक और चीज, हर क्वेश्चन पे मैं आपको रुक के टाइम नहीं दूंगा ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन। तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखा, ये पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज। पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अपनी पूरी शिद्दत से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट जितना लेना है लो। जब लगता है हां सर हो गया, फिर वीडियो को रिज्यूम करो और मेरा सॉल्यूशन देखो और मैच करो। मैं आपको वीडियो में हर जगह टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप पॉज करके टाइम ले सकते हो। तो चलो पहले क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द मैट्रिक्स P, जहां पे आपको मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, इसकी एंट्रीज ये हैं, इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो आपको दिख रहा है कि यार ऑब्वियस सी बात है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, तो ए कांट बी द आंसर। अब आपको पता है यार, यूनिट मैट्रिक्स जब आपको मैंने पढ़ाया था ना, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद में पढ़ाया था। सबसे पहले बताओ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जहां पे आपको डायगोनल पे एलिमेंट्स दिखे, उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हों। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती थी, ऑल ऑफ माय नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स शुड बी जीरो। फिर आपने बेटा डायगोनल को ना, ये वाला डायगोनल पढ़ा था, प्रिंसिपल डायगोनल। अगर मैं बात करूं, ये वर्ड मेरे मुंह से निकला था जब मैंने पढ़ाया था, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। लेकिन बेटा एक और टाइप का ना डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसको ना हम एंटी डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है इस वक्त, ठीक है, लेकिन ये पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो मेरे को लगा ये क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर देता हूं, अगर बाई चांस आ जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, हमारे डायगोनल मैट्रिक्स में ना इस वाले डायगोनल को बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, और इस वाले डायगोनल को बोला जाता है सेकेंडरी डायगोनल। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। तो ये भी बेटा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है जहां पे आपको सेकेंडरी डायगोनल विजुअलाइज हो रही है, प्रिंसिपल डायगोनल नहीं विजुअलाइज हो रही है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ना बेटा, वो बी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, ठीक है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में आपको पता है एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और आपको डायगोनल मैट्रिक्स का मैंने एक दूसरा वेरिएशन भी बता दिया जहां पे आपको प्रिंसिपल डायगोनल नहीं, सेकेंडरी डायगोनल में एलिमेंट्स दिख रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि भाई यूनिट मैट्रिक्स लिख के दिखा दो ऑर्डर 3, तो क्या लिखोगे बेटा? यूनिट मैट्रिक्स आप हमेशा ऐसे लिखोगे, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल को ही पकड़ना। आप यूनिट मैट्रिक्स को ऐसे नहीं लिखोगे जब भी क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से आएगा कि आपने यहां से चालू कर दिया, ठीक है। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जहां पे आपकी सेकेंडरी डायगोनल के हिसाब से, ये क्या है एक्चुअली, एक एंटी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी है जो आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया है यहां पे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये है बेटा हमारा आज का दूसरा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस में आ जाता है ये, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का बता दो कि यहां पे कौन बैठा होगा। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 मैट्रिक्स, तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले डब्बा तैयार कर देते हैं बेटा, ठीक है। अब हमारा रूल क्या है बेटा एलिमेंट्स का? हमारा रूल है aij इज इक्वल टू i-2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पे कौन आएगा बेटा? यहां पर आएगा a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपरली लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। मैं कोई ज्यादा, मेरे को शौक नहीं है कि मैं ये लिखूं, लेकिन पहले आपको एलिमेंट्स ऐसे मेंशन करने पड़ेंगे। फिर यहां से बेटा आप a11 निकालो,
A11 निकालोगे तो I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1 माइनस 2 दैट इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2। फिर A12 निकाल लो फटाफट से। A12 निकालोगे तो I की जगह 1, J की जगह 2 दैट इज 1 - 4 -3 का स्क्वायर इज 9, 9/2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बेटा A21। A21 क्या हो जाएगा, 2 - 2 दैट इज 0, 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, तो ये हो जाएगा 0। A22 की बात करूं बेटा अगर, तो 2 माइनस ऑफ 4, -2 का होल स्क्वायर इज 4, 4/2 अगेन 2। तो फटाफट से ये सारी एंट्रीज लाके यहां पे रख दो। ये हो जाएगा 1/2 बेटा, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 2। ये है आपका मैट्रिक्स, इसको ए नाम दे देते हैं। चलो क्लियर है, आंसर चेक कर लेना सारे के सारे बच्चे। चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं बेटा। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को एक तरीके से यार, एक मतलब जो आपके नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है, केस बेस्ड बना के भी एक पार्ट ये हो सकता है। तो आराम से समझना है इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 14 एलिमेंट्स, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो आपको पता है यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होते हैं, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आपको पता है यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 14। तो 14 किस किस के प्रोडक्ट से आ सकता है, हमको ये पता करना है। तो क्या पता यार, एक रो हो और 14 कॉलम्स हो। एट द सेम टाइम बेटा क्या पता कि 2 रो हो और 7 कॉलम हो, है ना। और कोई पेन लेते हैं, क्या पता बेटा हमारे पास 7 रोज हो और 2 कॉलम्स हो। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि भैया जी 14 हमारी रोज हो और 1 हमारा कॉलम। क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन पॉसिबल है, आप लोग खुद बताओ। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑप्शन है जिससे आपको 14 एज अ प्रोडक्ट मिल जाए। तो आप देखोगे बेटा 14 के फैक्टर्स क्या हैं, आप देखोगे 1, 2 और 7 और 14 इटसेल्फ। तो आपने यही सब यूज करके, इनका प्रोडक्ट यूज करके 14 बना सकते हो, इसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है। तो यही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं अगर मैं बात करूं, तो आंसर विल बी 4 पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर, 4 ऑर्डर्स आर पॉसिबल, और जो कि ऊपर मेंशन्ड है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों। अब आगे का पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, व्हाट इफ इट हैज 17 एलिमेंट्स, 17 एलिमेंट्स। अब बेटा 17 एज अ प्रोडक्ट आपको कब मिलेगा बताओ। क्या 17 आपका एक प्राइम नंबर है, तो 17 सिर्फ एक से और खुद से ही डिवाइड होता है। तो मतलब ये आपको मिलेगा या तो 1 इंटू 17 पे, या तो बेटा 17 इंटू 1 पे। तो सिर्फ यही 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं अगर आपके पास 17 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स में। तो या तो आपकी नंबर ऑफ रोज 1 होगी, नंबर ऑफ कॉलम 17 होंगे, या तो आपके नंबर ऑफ रोज 17 होगी और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 1। क्लियर है भाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसको मार्क करके लिख लेना। चलो इसको बना दो बेटा। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जहां पे ना मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड करी जाती है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। क्या बोला मैंने, फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे हम, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। इसलिए आपको दिखेगा मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जहां पे मैट्रिक्स में आपको अंदर फंक्शंस दिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सिंप्लीफाई करना है, और आप देखो बेटा आया भी हुआ है, एनसीईआरटी दिल्ली 2012 सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा बेटा, सिंप्लीफाई करते ही यहां पे कर देता हूं, पेन चेंज करके। पेन चेंज होता है तो फील आती रहती है ना, आप लोगों को भी थोड़ा कलर वलर देख के मजा आता होगा। तो बेटा मेरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सा डब्बा बड़ा करना पड़ेगा। चलो, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा,
और कॉस स्क्वायर थीटा अगेन। आपको इसमें ऐड क्या करना है बेटा, प्लस साइन, और मैं इसका मैट्रिक्स लिख रहा हूं नीचे, ठीक है। जो ऐड होना है मैट्रिक्स वो मैं लिख रहा हूं नीचे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब इन दोनों को ऐड करना है, तो यहां का स्पेस हम लोग यूज कर देते हैं। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर दो फटाफट से। कोई और पेन ले लेता हूं, चलो ये वाला पेन ले लेता हूं, आप बताना क्या आएगा। सबसे पहले तो 2/2 है, 2/2 है तो रिजल्ट भी आपको 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा, प्लीज देख लेना ताकि स्पेस बच जाए। और फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो हो जाएंगे, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको समझ आ गया होगा अब तक कि सर क्या बनाना चाह रहे हैं बेटा। आपको एक्चुअली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपको मिला क्या है बेटा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 0 0 1। तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है ऑफ ऑर्डर 2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। If a plus b is equal to this and a minus 2b is equal to this, then find the value of a। मैंने आपको बताया था बेटा ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे करना है ना, ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे करना है। मैं जब आपको पढ़ा भी रहा था पार्ट वाइज, तो भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था। आप लोगों को ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, इजी है। तो आप सबसे पहले देखो, आपको दिया क्या हुआ है बेटा, a प्लस बी दिया हुआ है, मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन ये है। और फिर A मैट्रिक्स में जब आप 2B मैट्रिक्स माइनस कर रहे हो, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आप A मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हो नेगेटिव ऑफ 2B, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। तो अब आपको A की वैल्यू बतानी है। तो बेटा अगर मैं यहां पे 2 से स्केलर मल्टीप्लाई कर दूं A प्लस बी को, क्या कर रहा हूं, 2 से स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूं A प्लस बी को, तो मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान से बताना, 2 0 2 2। अब आपको पता है, आपने ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 2a प्लस 2b इज इक्वल टू जो आपको यहां पे मिला है। अब बेटा a माइनस 2b आपको ये पता है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, है ना, इन दोनों मैट्रिक्स इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, तो आपको क्या मिलेगा, 2b से माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, है ना। कैंसिल एज इन की इसको आप फिर प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से लिखोगे, ठीक है, इसको आप प्रॉपर्टीज के पर्सपेक्टिव से लिखोगे, या फिर आप एक काम करो, इसमें ना ऐसे करो कि एडिंग ए ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूं इसको। आपने क्या किया, ए को ऐड किया सबसे पहले ऑन बोथ द साइड्स, तो आपका आंसर क्या आएगा, a प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू a प्लस दिस 2 0 2 2, ठीक है। फिर आपने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग 2b ऑन बोथ द साइड्स, क्या किया बेटा, सब्ट्रैक्टिंग 2b ऑन बोथ द साइड्स। तो आप देखोगे 2b माइनस 2b, तो आपको याद है कि आपको क्या मिलेगा, और ये प्रॉपर्टी की तरह लिखोगे, फिर आप ब्रैकेट में लिखोगे कि आपका जो माइनस 2b है वो 2b को खाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है। तो आपको पता है 2b माइनस 2b आपको क्या देंगे, एक नल मैट्रिक्स देंगे, जीरो मैट्रिक्स देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलो, या फिर आप इसको जैसे अलजेब्रिक इक्वेशंस को करते हैं वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, चॉइस आपकी है। तो भैया अब मेरे को 2a प्लस 2b मिल गया, और मेरे को पता है कि मेरा a माइनस 2b किसके बराबर है, -1 1 0 -1। तो अब बेटा इसको अगर मैं ऐड कर देता हूं दोनों को, तो मेरे को क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ। 2b से माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, नल मैट्रिक्स दे देगा मेरे को, तो 2a प्लस a दैट इज 3a प्लस नल मैट्रिक्स भी मैं लिख रहा हूं o विल गिव मी व्हाट, 2 minus 1, 2 minus 1 is 1 0 1 1 2 0 2 और 2 minus 1 अगेन 1। अब आपको पता है 3a प्लस o, दैट मीन्स ये आपका जो नल मैट्रिक्स है ये क्या होता है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो आपको रिजल्ट में 3a मैट्रिक्स ही मिलेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, प्लीज मेंशन करते रहना,
वरना हो सकता है एग्जामिनर खुसड़ होना तो आधा पौना नंबर काट देगा कहीं पे। तो आपको जो ए मैट्रिक्स मिलेगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, आप स्केलर मल्टीप्लाई करोगे 1/3 ऑन बोथ द साइड, तो आंसर आएगा 1/3, 1/3, 2/3, 1/3। ठीक है, कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना यार, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर हो सकती है, लेकिन मेथड आपको समझ आ गया होगा और इसको प्रेजेंट कैसे करना है ये भी समझ आ गया होगा। आपको अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए दिखाना है इसमें। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे और देखो यार वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, बच्चे इसको कैसे करेंगे कि सर a + b ये दिख रहा है, a - 2b ये दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे सबसे पहले साइड्स चेंज कर देंगे, साइड्स चेंज कर देंगे और वो वहां पे कुछ मेंशन नहीं करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है क्या लगी है। तो आपको ऐड कर रहे हो फिर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो, जैसे यहां पे मैंने दिखा 2b - 2b ये नल मैट्रिक्स के बराबर होगा, लेकिन क्यों होगा ये लिखना पड़ेगा कि आपका एडिटिव इनवर्स है, 2b का एडिटिव इनवर्स है -2b इसलिए होगा। फिर यहां पे आप 3a प्लस नल मैट्रिक्स को 3a क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि आपका जो नल मैट्रिक्स होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो आपको 3a ही मिलेगा रिजल्ट में। तो ये सब बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। उसके बाद लास्ट स्टेप में भी लिखना पड़ेगा कि आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो ऑन 1/3 बाय 1/3 ऑन बोथ द साइड्स, तो आपको ये रिजल्ट मिला है। चलो आगे चलते हैं। Let a is equal to this and f of x is equal to this, then find f of a। बेटा ये आपका ना मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, तो आप एक तरीके से ना आपको ये इक्वेशन दिख रही है जो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप की हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं जहां पे वेरिएबल मेरे को x दिख रहा है, लेकिन आपको इस वेरिएबल की जगह क्या पुट करना है, मैट्रिक्स पुट करना है, क्योंकि आपको f ऑफ a निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, देखो ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे यहां पे आपको अब a² दिखेगा, तो a² मतलब आप a से a को मल्टीप्लाई करोगे, ये आप कर लोगे। इसके बाद यहां पर हो जाएगा बेटा प्लस a। अब यहां पे बेटा ये -1 है, तो अब यहां पे मैट्रिक्स, यहां पे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर भी तो कोई मैट्रिक्स ही होना चाहिए ना, तो आप किससे रिप्लेस कर देते हो अपने कांस्टेंट को, यूनिट मैट्रिक्स से। क्या बोला मैंने, किससे रिप्लेस कर देते हो अपने कांस्टेंट को, यूनिट मैट्रिक्स से। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा i एंड ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले f ऑफ a निकालने के लिए हमको a² निकालना है। तो a² कैसे निकलेगा बेटा, 0 1 1 2 will be multiplied by 0 1 1 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस याद है, दोबारा से सीख लो, जिसको सीखना है फटाफट से ऐसे पकड़ लो। ठीक है, क्या करेंगे, याद है ना ये वाली टेक्निक। तो a² मेरा किसके बराबर होगा बेटा, सबसे पहले तो ये ऑर्डर देख लो, 2/2 2/2, तो रिजल्ट भी मेरे को 2/2 मिलेगा। ठीक है, चलो तो 0 × 0 + 1 × 1, तो यहां आएगा 1। फिर 0 1 को पकड़ो बेटा 1 2 के साथ, तो 0 × 1 0, 1 × 2 2। फिर आओगे आप इस वाली लाइन पे इसके साथ, तो 1 × 2 और सॉरी 1 × 0 0, 2 × 1 2, 1 × 1, फिर इसको इसके साथ पकड़ोगे 1 × 1 1 और 2 × 2 4, तो 1 + 4 विल बी इक्वल टू 5। तो ये आपका आ जाएगा बेटा a²। ठीक है, तो अब a² में, अब देखो बेटा रिजल्ट क्या आएगा हमारा, a² में आप ऐड करोगे, तो चलो फटाफट से लिख देते हैं, 1 2 2 5 में ऐड करना है हमको a। ठीक है, a क्या है मेरा, 0 1 1 2, 0 1 1 2, और फिर इसमें से माइनस करना है बेटा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 दैट कैन बी रिटन एज 1 0 0 1। बस वहां से आपको f ऑफ a मिल जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, यहां पे लिख देता हूं मैं, 1 में 0 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 + 1 3, 2 + 1 अगेन, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा पास में लिख दिया, 12 लगेगा आपको, 2 + 1 अगेन 3, 5 + 2 7। इसमें माइनस करना है हमको 1 0 0 1। तो अब 1 में से 1 गया बेटा, तो आंसर क्या आएगा मेरा, f ऑफ a किसके बराबर होगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं 1 और 1, 1 - 1 0, 3 - 0 3, 3 - 0 अगेन 3, और 7 - 1 वुड बी 6। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। प्लीज कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लेना अपने एंड से, आई होप लेकिन आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा क्वेश्चन का। और बस यही है बेटा मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में,
मैट्रिक्स में जो भी आपसे पूछा जाएगा बहुत आसान होगा, बस आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मिस्टेक्स हो जाती है इस चैप्टर में, और जहां पे आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे वहां पे आपके कुछ 1-2 मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सतर्क रहना है, और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुआ हो, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन देखो आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो प्लीज आप एक बार चेक कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। If A is a square matrix such that A square is equal to I, then find the simplified value of A minus I का होल क्यूब प्लस A प्लस I का होल क्यूब माइनस 7 है। देखो ये भी एक इक्वेशन टाइप की दिख रही है ना इन मैट्रिक्स, तो हमको कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले आइडेंटिटीज को यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ A माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? A माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, और फिर A प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब हर बच्चे को याद होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, है ना, प्लस 3ab स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब बच्चों को नहीं याद होता है, तो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो लिख दोगे, बाकी की टर्म्स क्या, माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके जी, चंगा, समझ आ गया सबनू? बोलो भाई, समझ आ गया? चलो, तो अब ऐसी आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करते हैं। तो a माइनस आई का होल क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा a का क्यूब, और फिर आएगा माइनस ऑफ i का क्यूब, लेकिन पहले ये लिख लेते हैं, काम करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 3a² i। कहीं पर भी बेटा गड़बड़ हो तो आप लोग चेक कर लेना बाद में, मैं अपने हिसाब से अभी लिख रहा हूं। अब लाइव में यही फायदा होता है कि बच्चे बता देते हैं कि सर यहाँ पे आपने कुछ गलत लिख दिया, प्लस 3ai का स्क्वायर, ठीक है, और फिर आएगा माइनस आई का क्यूब। डन। अब इसमें ऐड करना है आपको a प्लस आई का होल क्यूब, तो इट विल बी a का क्यूब प्लस 3a² i प्लस 3ai स्क्वायर माइनस ऑफ, सॉरी प्लस आई का क्यूब माइनस ऑफ 7a। तो चलो जो जो चीजें कट रही हैं उनको काट लेते हैं, और बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, कि कट क्यों रही हैं, है ना। तो एक्चुअली आपको लिखना पड़ेगा कि एडिटिव इनवर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो अब यहाँ पे बेटा देखो a क्यूब है यहाँ पर, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। a क्यूब प्लस a क्यूब क्या देगा बेटा आपको, 2a क्यूब, है ना। a क्यूब प्लस a क्यूब क्या देगा आपको, 2a क्यूब। इट इज जस्ट लाइक यू आर डूइंग द स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाय 2, माइनस 3a² i प्लस 3a² i। सबसे पहले बताओ ये माइनस 3a² i किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता था? क्या आपका जो यूनिट मैट्रिक्स होता था वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता था? बताओ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता था? यस। तो ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, माइनस 3a² है और ये आपका प्लस 3a² है, तो बेटा ये भी उड़ जाएंगे, ठीक है, ये भी उड़ जाएंगे। और फिर देखते हैं यहाँ पे प्लस 3ai स्क्वायर, और यहां पर है प्लस 3ai स्क्वायर, दोनों जगह प्लस है। अब बेटा आप मेरे को बताओ i का स्क्वायर क्या होगा? i का स्क्वायर क्या होगा? आपको पता है 1001 को ही आपको 2 बारी मल्टीप्लाई करना है। चलो एक बारी करके भी देख लेते हैं हम लोग। आप खुद देखो, 1 जाएगा 1 से और फिर 0 0 से, तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। फिर 1 0 से 0 1 से आपको यहाँ पे 0 ही मिलेगा। 0 1 से 1 0 से अगेन 0 मिलेगा। 0 0 से तो आपको देखो आई स्क्वायर भी क्या है, आई के बराबर ही है, ठीक है। जानबूझ के आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया मैंने यहाँ पे, तो आपको पता चल गया कि आप आई स्क्वायर की जगह आई ही लिख सकते हो। इसको मिटा देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, आप सिंपल सी, जब 3ai स्क्वायर कर रहे हो, मतलब 3a इंटू आई कर रहे हो, तो क्या ये आपका 3a ही नहीं है? ये वाली चीज क्या है बेटा, 3a है, और ये वाली चीज भी क्या है बेटा आपकी 3a है। तो 3a प्लस 3a क्या हो जाएगा मेरा, 6a। अब आते हैं इसके पास, माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब अपने आप ही उड़ जाएंगे, ठीक है। और क्या बचा बेटा, a क्यूब में a क्यूब ऐड कर दिया, और ये बचा मेरा माइनस 7a, ठीक है, क्लियर। अब बेटा ध्यान से देखना, 2a क्यूब है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट 2a स्क्वायर इंटू a प्लस 6 से माइनस 7a क्या होगा? आप लोग बोलोगे सर 6 से माइनस 7 हो जाएगा, माइनस है।
अब बेटा ए स्क्वायर आपको किसके बराबर दिया हुआ है, आई के बराबर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर की जगह आप आई पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आई इंटू ए माइनस ए। आप मेरे को बताओ बेटा, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स में मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अभी भी डिस्कस किया था, तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए, हेंस आपका आंसर क्या होगा, ए। तो मतलब आपको जो दिया हुआ है, आप जब उसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, 3 नंबर में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटीज दिमाग में होनी चाहिए जो मैंने बताई, जैसे क्यूब की आइडेंटिटीज, बच्चे इसको भूल जाते हैं तो प्लीज रिवाइज कर लेना यार। आइडेंटिटीज लगाई और अपनी जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स को, उसको यूज करता गया, सिंप्लीफाई करता गया, आंसर आ गया मेरा। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मैंने ये बताया है क्लास में, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ऐसी छुपी छुपी बातों से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाएंगे आपके, तो प्लीज ध्यान रखना। कॉम्पिटेंट जो आपके बेस क्वेश्चंस आने हैं वो भी ऐसी छुपी छुपी बातों से ही पूछे जाएंगे, और फिर आपको लगेगा पेपर टफ हो गया। पेपर टफ नहीं है बेटा, आपने उन छुपी छुपी बातों को सीखने की कोशिश ही नहीं करी। If the product of two matrices is a zero matrix, then at least one of the matrix is a zero matrix. Both the matrices are zero matrix. It is not necessary that one of the matrices is a zero matrix, none of the above. तो मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर दो matrices का multiplication आपको null matrix मिल रहा है तो जरूरी नहीं है, जैसे हमारी नॉर्मल इक्वेशन में होता है ना, a into b is equal to 0, it will only be possible either if a is 0 और b is 0, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ए और बी दोनों के दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स ना हो, फिर भी आपको प्रोडक्ट उनका नल मैट्रिक्स मिल जाए। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है ऐसा। चलो, आपको दिख रहा है यहां पे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, देन ओनली ए बी इज डिफाइंड। अगेन ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगा बच्चों। चलो, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है और डिफाइन कैसे किया जाता है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले ऑर्डर लिख लो, 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 2/3। यहां पे सर मेरी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हो जाएगा 3/2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर डिफाइंड होगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स हेयर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हेयर। इक्वालिटी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो भैया जी ए बी तो डिफाइंड है, अब आती है बी ए की बारी, है ना। तो हमने ए बी तो देख लिया भैया, ए बी डिफाइंड था मेरा, 2/3 यहां पे था और यहां पे क्या था बेटा मेरा 3/2, है ना। तो मेरे को जो ए बी, बल्कि और मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो प्रोडक्ट में आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। अब देखते हैं बेटा बी ए डिफाइंड है या नहीं है। तो आप कुछ नहीं करोगे, बी को पहले लिख दोगे 3/2 और आपका ए क्या है बेटा 2/3। तो देखो यहाँ पे आपको इक्वालिटी दिख रही है, मतलब बी ए भी डिफाइंड है और बी ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा 3/3। अब वो यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड एंड आर इक्वल, तो फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट देख के पता चलता है कि सर यहाँ पे तो अब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हाउ कैन दे बी इक्वल। तो ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड बट दे विल नॉट बी इक्वल। क्लियर है? चलो, तो और मैंने बताया भी था बेटा इक्वल का केस सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में ए बी और बी ए डिफाइन हो सकते हैं लेकिन कभी भी वो इक्वल नहीं होंगे। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों के दोनों डिफाइंड है, और ये मैंने आपको एक टिपिकल नोट बना के भी लिखवाया था कि अगर आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड चाहिए तो आप ऐसे उस सिचुएशन को देख सकते हो कि अगर जो आपका पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसके एग्जैक्टली रिवर्स दूसरे वाले का ऑर्डर है, तो ए बी भी डिफाइंड होगा बेटा और बी ए भी डिफाइंड होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट a इज इक्वल टू दिस एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू 3i, तो आपको बताना है कि यहां पे कौन सी चीज सही होगी। तो कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, a स्क्वायर निकाल लेते हैं बेटा। a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बारी अल्फा बीटा और गामा, और ये है बेटा माइनस अल्फा,
विल बी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं बेटा। अब देखो डिफाइन होगा या नहीं होगा, चेक कर लो। यस इट विल बी डिफाइंड। रिजल्ट में भी क्या मिलेगा बेटा, 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो अल्फा विल गो विद अल्फा। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, रूल क्या होता है हमारा, पहले इसको पकड़ेंगे फिर इसको पकड़ेंगे और एलिमेंट वाइज हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर देंगे। अल्फा स्क्वायर और फिर प्लस बीटा अल्फा। ठीक है, प्लस बीटा गामा, सॉरी अल्फा नहीं है गामा, बीटा गामा। अब आते हैं बेटा फर्स्ट रो को पकड़ते हैं सेकंड कॉलम के साथ, तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और फिर क्या होगा बेटा, अल्फा को बीटा के साथ पकड़ लिया, बीटा को इसके साथ पकड़ना पड़ेगा, माइनस बीटा अल्फा, दैट इज माइनस अल्फा बीटा। और प्लीज कैलकुलेशन करते वक्त चाहे ज्यादा टाइम लग जाए लेकिन सिली मिस्टेक मत करना, क्योंकि जहां पे अल्फा बीटा आते हैं ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक और ज्यादा प्रोबेबल हो जाता है। तो गामा को अल्फा के साथ ले जाओ दोस्त, गामा को अल्फा के साथ ले जाओ और फिर गामा को गामा के साथ ले जाओ, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा प्लस गामा स्क्वायर, है ना। गामा को मैं ले गया अल्फा के साथ और फिर गामा को ले गया मैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा गामा, माइनस अल्फा गामा। फिर आएगा बेटा गामा आपका बीटा के साथ गामा आपका बीटा के साथ, दैट इज गामा बीटा, और फिर गामा जाए, फिर अल्फा जाएगा माइनस अल्फा के साथ, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस अल्फा स्क्वायर। क्लियर है। अब बेटा आपको पता है कि दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3i, तो आप देखो सबसे पहले तो यहां पर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो ये तो बेटा 0 हो गया आपका, और यहां पर भी देखो गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, यहां पर भी ये 0 हो गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपको जो आपका ए स्क्वायर है वो कैसा दिख रहा है बेटा, अब अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा 0 0, यहां पर क्या है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा अगेन। अब बेटा अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये 1 के बराबर होना चाहिए। यहां से आपको इक्वेशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है कोई, कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा -1 विल बी इक्वल टू 0, तो यहां से मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। अरे नहीं 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 बेटा 3i है, गलती मत करना, देखो गलती मत करना, 3i है तो फटाफट से 3 को अंदर दे दो, है ना। तो यहाँ पे बेटा ये 3i के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 3i, दिस इज इक्वल टू 3i। तो यहाँ पे बेटा ये 3 के बराबर होना चाहिए, नॉट 1। तो यहाँ से आपका फिर 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो मेरे से भी सिली मिस्टेक होते होते बची है, तो प्लीज आप लोग भी ध्यान देना, ठीक है, आप लोग भी इस पे ध्यान देना। क्लियर है भाई, कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर निकाल लिया और उसको 3i से हमने इक्वेट कर दिया, क्योंकि ये हमको गिवन था, ये आया मेरा, और इसको मैंने जब 3i से इक्वेट किया तो मेरे को पता है यहाँ पे 3 0 0 3 होना चाहिए, तो दिस शुड बी इक्वल टू 3। इससे मैंने देखा कौन सी मेरी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। जल्दबाजी में यहाँ पे मैं भी इसकी जगह आई ले रहा था, आई से इक्वेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया, तो आपको भी ये छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना है बेटा, ठीक है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। If a is equal to this, then show that a cube minus a square। बेटा तो ये मैंने आपको बताया है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये आपका एक तरीके से मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, या फिर आप मैट्रिक्स इक्वेशन भी बोल सकते हो इसको। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को ए क्यूब निकालना है, मतलब 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 बारी मल्टीप्लाई करना है, और इस इक्वेशन में लाके बस पुट कर देना है। मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवाया है, अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन को अगर मैं अभी सॉल्व करूंगा तो मतलब बहुत इजीली इस क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट चले जाएंगे, और वीडियो का ड्यूरेशन भी लंबा हो जाएगा। उससे बेटर है कि आपको अप्रोच पता है कि ए क्यूब निकालोगे, ए स्क्वायर निकालोगे, ए पता ही है, I3 क्या है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि वो आपका नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। चलो, इफ a is equal to this, then a plus a transpose is equal to unit matrix if the value of alpha is। तो चलो भाई कर लेते हैं। हमारा a क्या है, ये है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा। इसमें बेटा क्या ऐड करना है हमको, इसमें इसका ट्रांसपोज ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ट्रांसपोज ऐड करना है, तो ट्रांसपोज कर देते हैं। रो विल बी चेंज टू कॉलम, कॉलम विल बी चेंज टू
रोज, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलो ऐड कर देते हैं, तो बेटा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा। अब देखो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा बेटा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा अगेन 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा अगेन 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। बेटा अगर ये आपको आई के बराबर प्रूफ करना, अब देखो यहां पर भी आई के अलावा कुछ और दिया हो सकता था, लेकिन यहां पर आई दिया हुआ है, तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना। तो मेरे को पता है कि भाई 2 कॉस अल्फा की जगह 1 होना चाहिए, है ना, अगर ये आई के बराबर है मेरा तो 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स कॉस अल्फा 1/2 के बराबर होना चाहिए। ये कब होता है बेटा, कॉस अल्फा 1/2 के बराबर कब होता है, एट 60 डिग्री, है ना, एट 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स π/3। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन। क्लियर है भाई, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, ठीक है, एंड बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी डैश, मतलब ए इंटू बी ट्रांसपोज and B transpose into A are both defined, then the order of the matrix B is। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि A और B ट्रांसपोज अगर डिफाइंड है तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो सकता है, फिर हम लोग B ट्रांसपोज इंटू A को भी देखेंगे। तो अब आपको पता है कि अगर A B ट्रांसपोज, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया, और B ट्रांसपोज A दोनों डिफाइंड हैं, और यहां पे ऑर्डर क्या दिख रहा है बेटा आपको, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स टाइप का दिख रहा है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में अगर दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है वो आपके रिवर्स ऑर्डर का हो जाता है, n/m का हो जाता है, ध्यान से समझना, n/m का हो जाता है, जो कि आपको दिख रहा है यहां पे। अगर मैं n/m डाल देता हूं बी ट्रांसपोज को, ध्यान से देखना, तो ए बी ट्रांसपोज क्या आपका डिफाइंड होगा, आप बोलोगे हां सर इक्वल है, इक्वल है। और अगर मैं बात करूं बी ट्रांसपोज और ए की, जहां पे बी है आपका n/m का और ए है आपका बेटा m/n का, तो देखो इक्वल है, तो बी ट्रांसपोज ए भी डिफाइन हो गया। तो उसने सिर्फ कंफ्यूजन के लिए ट्रांसपोज को यहां पे इंक्लूड कर दिया है, वो आपसे सिंपली ये भी पूछ सकता था, बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज। ठीक है, अब बेटा यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, बच्चे क्या करेंगे, सी को टिक कर देंगे, लेकिन 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 क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। यहां पे हमने जो ऑर्डर निकाला वो किसका निकाला है, बी ट्रांसपोज का। तो यहां से बेटा बी का ऑर्डर क्या होगा, यहां से बी का ऑर्डर क्या होगा, बी और बी ट्रांसपोज का आपका क्या होता है बेटा, अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो आपका ऑर्डर भी तो इंटरचेंज हो जाता है। तो बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसके उल्टा, दैट इज m/n। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी डी। बहुत अच्छा सवाल है, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था आप लोग पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी ना शायद इसमें आंसर गलत मार्क कर दोगे, क्योंकि आप ये नहीं पढ़ोगे कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले उसने बोला कि बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट दिस कंडीशन सैटिस्फाइज, तो आपने इसके अकॉर्डिंग बी ट्रांसपोज का ऑर्डर देख लिया कि क्या होना चाहिए। अब बी ट्रांसपोज का ऑर्डर पता चल गया, तो बेटा उसके अकॉर्डिंगली आपको बी का ऑर्डर भी पता चल जाएगा। और ध्यान रखना यहां पे आपसे बी का ऑर्डर ही पूछा गया है, नॉट ऑफ बी ट्रांसपोज। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। The matrix this is a diagonal matrix, symmetric matrix, Q symmetric matrix और scalar matrix। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सारे के सारे आपके डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं बेटा देखो, दिस विल गेट कंपेयर्ड विद दिस, तो आपको दिख रहा है हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग है। तो आपको पता चल रहा है कि सर ये तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक वाला केस है, उसकी पहचान ही ऐसी होती है, aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। इसमें आई डोंट थिंक एनी एक्सप्लेनेशन इज नीडेड बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इजी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स बेटा सिमेट्रिक है एंड एट द सेम टाइम स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सबसे पहले बताओ कि अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है, कोई भी मैं 2x2 का मैट्रिक्स लिखने की ट्राई करता हूं, ठीक है, जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो आपको पता है अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा भैया तो ये तो होगा ही होगा। चलो सिमेट्रिक बोलता है कि चलो ये मैं भी अलाउ कर दूंगा, लेकिन जो यहां पे एलिमेंट्स आएंगे स्क्यू सिमेट्रिक के हिसाब से ये एक दूसरे के माइनस होने चाहिए, मतलब अगर यहां पे 2 है तो यहां पे -2 होना चाहिए। सिमेट्रिक के हिसाब से यहां पे 2 है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए। तो अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक दूसरे से भिड़ने की कोशिश करेंगे, और भिड़ते भिड़ते वो ऐसे नंबर के पास जाएंगे जिसका अगर आप नेगेटिव कर देते हो तो आपको सेम ही नंबर मिलता है। क्या है वो? 0। क्या है वो? 0। तो इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क की जगह भी 0 डालना पड़ेगा, यहां भी 0 डालना पड़ेगा। तो आपका जो इकलौता ऐसा मैट्रिक्स होता है बेटा जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है एट द सेम टाइम, दैट इज व्हाट अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? चलो भैया जी एक वर्ड प्रॉब्लम पे आ गए हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है ये, और वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे पूछी भी जाती हैं मैट्रिक्स की, तो मैंने सोचा कि यार एक ना वर्ड प्रॉब्लम को भी इंक्लूड कर देते हैं। मिलके देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। A factory makes 3 products P, Q and R. The table shows the units of labors, पेन को चेंज कर देता हूं, labors, materials and other items needed to produce one of each product. ठीक है, and represent this data by matrix A. चलो सबसे पहले इसको एक मैट्रिक्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बेटा यहां पे आपको दिख रहा है कि 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, जहां पे आप पहले वाले में लिख दो लेबर की यूनिट्स, यहां पे बेटा P Q R ऐसे लिखा जा रहा है, तो ये आ गई आपकी लेबर की यूनिट्स बेटा, यहां पे आएगा मटेरियल्स की यूनिट्स, और यहां पर आएगा अदर आइटम्स की यूनिट्स। ठीक है, P के केस में ये 4 है, ये 3 है, ये क्या है बेटा 2 + A है, और ये है बेटा 5, और ये है बेटा 2 + B, ये कितना दिया हुआ है 3। एक तो ऐसे कोने से ना वो लाइट पड़ती है ना, दिखता नहीं है बिल्कुल भी। 2 5 एंड 4, ये मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स P Q and R, ये 3 प्रोडक्ट्स P Q and R, और ये उसके यूनिट्स हो गए, लेबर का ये लग रहा है, मटेरियल ये, अदर आइटम्स ये। ठीक है, अब आपको बताना है गिवन दैट लेबर कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट, मटेरियल के लिए 4 रुपए लगता है हर यूनिट का, और अदर आइटम्स के लिए 6 रुपए लगता है। रिप्रेजेंट दिस बाय अ कॉलम मैट्रिक्स बी। तो चलो एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं बी, जहां पे हम लिख देते हैं इसको। तो बेटा आपका जो किसका, हाँ लेबर का कॉस्ट है 10 रुपए पर यूनिट, और फिर आपका मटेरियल का कॉस्ट है 4 रुपए पर यूनिट, इसके आगे रुपीज भी डाल देता हूं मैं, और आपका अदर आइटम्स का कॉस्ट है 6 रुपए पर यूनिट। Given that the total cost of product P is 82 and the product Q is 88 respectively, find the values of A and B. तो बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, और ये कितना मैट्रिक्स है, यहां पे आपको दिख रही है कि यार 3 रोज है, एक कॉलम है, 3x1। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको 3x1 ऑर्डर का ही मिलेगा। और देखो क्या करोगे, जब आप 4 को इससे करोगे, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये समझना बहुत जरूरी है। अब P प्रोडक्ट के लिए लेबर कॉस्ट 4 × 10 40, और फिर मटेरियल के लिए 3 × 4 12, और अदर आइटम्स के लिए 2 + A × 6। तो यहां से मेरे को पता है उसने बोला हुआ है कि भैया जी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट P इज दिस, तो मेरे को यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से मेरे को A की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा, A और B को प्रोडक्ट करने वाला हूं। मैं प्रोडक्ट एक काम करता हूं, आगे पे कर देता हूं। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या मिलेगा एज अ रिजल्ट बेटा, ये 3x3 का है, ये 3x1 का है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, अगेन 3x1 का। ठीक है, 3 रोज एक कॉलम, तो ये हो जाएगा बेटा 4 × 10 40 प्लस 4 × 10 40 प्लस 3 × 4 12। ठीक है, और फिर आएगा बेटा 2 + A × 6 दैट इज 12 + 6A।
12 प्लस 6। भैया जी कहीं पर भी गड़बड़ हो तो प्लीज बता देना, ठीक है, प्लीज बता देना। चलो 5 को करते हैं, अब सेकेंड रो को पकड़ते हैं इससे, तो 5 इंटू 10 ये हो जाएगा बेटा 50, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 4 भी, तो 50 प्लस 2 इंटू 4 ही था ना, चेक कर लू, तो 2 इंटू 4 8 प्लस 4 भी 8 प्लस 4 भी प्लस 3 इंटू 6 इज 18। ठीक है, अब फटाफट से तीसरी रो बना लेते हैं। 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 20, 5 इंटू 4 ये हो जाएगा बेटा, वैसे तीसरे का हमको यूज भी नहीं पड़ेगा वैसे, लेकिन लिखना बनता है तो लिख देते हैं। 2 इंटू 10 हो जाएगा बेटा 20, प्लस 5 इंटू 4 हो जाएगा अगेन 20, और 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा बेटा 40 और 24 64। ठीक है, चलो अब इसको फटाफट से सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 12 विल बी 64, 64 प्लस 6 से, ठीक है, 50 प्लस 18 68, 68 और 8 हो जाएगा बेटा 76 प्लस 4 भी, और यहाँ पर 64। अब देखो आपको उसने क्या क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पी इज 82, तो ये बेटा आपका 82 के बराबर है। ये कब होगा, जब आप देखोगे 82 माइनस 64, तो ये हो जाएगा 18 के बराबर, तो आपका यहां से आएगा बेटा 6a इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू तो बेटा 3 आ गई, और इतनी मेहनत करके निकाली। आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो मुझसे, ठीक है, अब कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो बताना तुम्हारा काम है। और बेटा हमारा Q का क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट 88, तो ये भैया पूरा का पूरा 88 के बराबर है। तो अगर ये 88 के बराबर है तो 4b किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 12 के बराबर होना चाहिए, है ना, गलत तो नहीं लिख रहा कुछ, 4b 12 के बराबर होना चाहिए, तो b की वैल्यू भी 3 आएगी। ठीक है, तो a भी 3 आ रहा है, b भी 3 आ रहा है, एक बार आप चेक कर लेना अपने एंड से, आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई होगी। चलो तो गाइज दिस वाज इट, यही सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया था आज के सेशन में। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये क्वेश्चंस करने में, और आप लोगों के सारे मैट्रिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो गए होंगे अच्छे से। देखो ये चैप्टर अगेन मैं बोलूँगा कि बहुत ईजी है, और ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, और भी बेटा आपके ना एक ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें ना प्रिंसिपल मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज होता है, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं नहीं लेकर आया हूं क्योंकि अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आई एम गेसिंग कि वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो वैसे क्वेश्चंस की भी अगर आप चाहते हो तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना एक बारी, लेकिन मैंने आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस पेश किए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और उन्हीं में से ही आपको दिखेंगे आपके इंटरनल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हुए, और अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में भी उसी से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद बेटा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर मैं चालू कर दूंगा, और डिटर्मिनेंट्स में भी आप लोगों का मैट्रिक्स का ही कॉन्टिन्यूशन है, तो आपको बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती हुई दिखेंगी, तो इसलिए आप मैट्रिक्स को अच्छे से समझ लेना। अगर आप चाहते हो तो एक बारी थ्योरी भी दोबारा से रिवाइज कर लेना। थ्योरी के लिए मैं वन शॉट भी डाल दूंगा एक, और आपको क्वेश्चंस का वन शॉट ऑलरेडी डला हुआ दिख जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।